Good morning, students. Myself Aditya Solanki. I am your English teacher. Welcome to Vinapani online classes. This is your second video of chapter 6 of English grammar, pronoun. In today's video, we are going to start our discussion from the fourth type of pronoun, demonstrative pronoun. But before that, we will take a short revision of whole chapter. अपने टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम लोग इस चैप्टर को शॉर्ट में फिर से पूरा पढ़ लेंगे, जिससे कि हम लोगों को पुरानी चीज़ें क्लियर हो जाएं। हम लोगों ने इस चैप्टर में प्रोनाउन को पढ़ा था। प्रोनाउन कौन से शब्द होते हैं जो नाउन की जगह पे इस्तेमाल किए जाते हैं। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन को पढ़ा था। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में आप लोगों ने 6 टाइप के प्रोनाउन पढ़े थे। पहला आपका पर्सनल, सेकंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, थर्ड एम्फैटिक प्रोनाउन, फोर्थ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, फिफ्थ है आपका रिलेटिव प्रोनाउन और सिक्स्थ है आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो जिसमें हम लोगों ने पर्सनल प्रोनाउन के बारे में पढ़ा था। पर्सनल प्रोनाउन में हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के बारे में। यानी कि फर्स्ट पर्सन जो बोलने वाला व्यक्ति होता है वो फर्स्ट पर्सन होता है। सपोज दैट अगर मैं आपको कुछ कह रहा हूँ, ठीक है, तो मैं आपके लिए फर्स्ट पर्सन हूँ, और आप जो सुन रहे हैं या जिसको बोला जाता है, यानी कि मैं बोल रहा हूँ तो आप ही से तो बोल रहा हूँ, तो आप क्या हो गए, सेकेंड पर्सन हो गए। और थर्ड पर्सन यानी कि जिसके बारे में बात की जा रही हो। सपोज दैट अगर हम और आप मिलकर किसी थर्ड पर्सन के बारे में, अगर यहीं पे हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, पीएम नरेंद्र मोदी के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम लोग प्राइम मिनिस्टर के बारे में बात कर रहे हैं, तो प्राइम मिनिस्टर क्या हो गए, थर्ड पर्सन हो गए। और यहाँ पे एक चार्ट बनाया गया था, चार्ट दिया गया है पर्सनल प्रोनाउन के बारे में, और जिसमें पर्सनल प्रोनाउन के हिसाब से सब्जेक्ट के हिसाब से ऑब्जेक्ट बताया गया है और पॉजिटिव फॉर्म भी उसकी बताई गई है। फिर हम लोगों ने रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक प्रोनाउन के बारे में पढ़ा था। रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक प्रोनाउन में बहुत ही हल्का सा डिफरेंस होता है, बट इसको समझना जरूरी है, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। पहला रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को पढ़ लेते हैं हम लोग। व्हेन द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट टर्न बैक अपॉन द सब्जेक्ट बिकेम द ऑब्जेक्ट एंड द प्रोनाउन फॉर द ऑब्जेक्ट इज नोन एज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जब कोई भी कार्य का प्रभाव उस करने वाले पर ही पड़ जाता है, यानी कि कर्ता सब्जेक्ट पर ही पड़ जाता है, और उस केस में सब्जेक्ट जो होता है वो ऑब्जेक्ट बनता है, तो ऑब्जेक्ट के लिए, ऑब्जेक्ट में जो प्रोनाउन का इस्तेमाल होता है उसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आई विल हेल्प माई सेल्फ, और सेकेंड एग्जाम्पल क्या दिया गया था, वी विल हेल्प आवर सेल्फ। फिर एम्फैटिक प्रोनाउन है। एम्फैटिक प्रोनाउन को देखिए एक बार। When a reflexive pronoun is used for the sake of emphasis is called an emphatic pronoun। यानी कि जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग बल देने के लिए किया जाए तो उसे एम्फैटिक प्रोनाउन कहते हैं। और इसमें दोनों के एग्जाम्पल सेम दिए गए हैं, बट ये गलत नहीं है, ये एकदम सही है। दोनों में सेम एग्जाम्पल का इस्तेमाल हुआ है। चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से अपना डिस्कशन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। व्हेन अ प्रोनाउन डज द वर्क ऑफ पॉइंटिंग आउट समथिंग इज कॉल्ड अ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जब कोई भी प्रोनाउन किसी व्यक्ति या वस्तु की तरफ संकेत करता है तो उसे उस प्रोनाउन क्या कहते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। अभी हिंदी में इसको पढ़ लेते हैं। जब कोई प्रोनाउन किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करता है तो उसे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर दीज आर न्यू बुक्स। अब यहाँ पे दीज जो है वो पॉइंट कर रहा है ना, संकेत कर रहा है नई किताबों की तरफ, तो यहाँ पे दीज क्या हो गया, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। दोज आर ओल्ड शर्ट्स, तो यहाँ पे दोज क्या है, वो पॉइंट आउट कर रहा है, किसकी तरफ, संकेत कर रहा है पुरानी शर्टों की तरफ। विशेष पे जरा एक बार देख लेते हैं। यदि वाक्य में दीज बुक तथा दो शर्ट्स एक साथ आए तो यह डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होंगे। अगर किसी सेंटेंस में सपोज दैट दोनों एक साथ ही आ जाते हैं, दीज बुक और दो शर्ट दोनों ही एक साथ आ जाए, तो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। अभी हम लोग जब आगे एडजेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे तब आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। फिर पॉइंट 5, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन क्या करता है, किसी भी दो सेंटेंसेस को, वाक्यों को, कथनों को आपस में जोड़ता है या उसके बीच मध्य में संबंध बनाता है, संबंध बताता है। A pronoun that refers to some noun used before the joins or connect two statements is said
टू बी अ रिलेटिव प्रोनाउन। जब कोई प्रोनाउन या किसी पूर्व नाउन से संबंध प्रकट करे तथा दो वाक्य कथनों को जोड़े उसे रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। वी प्रेज्ड श्याम हु हैड कॉट द थीफ। सेकंड है सरला लाइक द साड़ी विच हर मॉम हैड गिवन हर। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले तो जो प्रोनाउन है वो डायरेक्ट नाउन से संबंध बता रहा है, ठीक है। सरला को वो साड़ी अच्छी लगी जो उसको उसकी माँ ने दी थी। तो यहाँ पे विच किससे रिलेट कर रहा है, सरला से रिलेट कर रहा है। और यहाँ पे देखिए दो सेंटेंस आपको दिखेंगे, सरला लाइक द साड़ी यहाँ पे और हर मदर हैड गिवन हर। यहाँ पे अगर हर की जगह आप सरला लगा लें तो सरलाज मदर हैड गिवन हर, ठीक। तो दोनों अलग अलग सेंटेंस है, उसके बीच में एक कनेक्शन बना रहा है विच। थर्ड है आपका आई हैव रीड द बुक्स दैट आई बॉट इन द फेयर, यानी कि मैंने उन किताबों को पढ़ लिया जो मैंने मेले में खरीदी थी। तो दैट यहाँ पे समझिएगा, आई रीड द बुक दैट आई बॉट यानी कि किसने खरीदी थी, आई यानी कि मैंने खरीदी थी, मैं खुद की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो दैट का रिलेशन किससे आ रहा है, आई से आ रहा है। और देखिए दो अलग अलग सेंटेंस आपको दिख रहे हैं, आई हैव रीड द बुक, फिर सेकंड है आई बॉट इन द फेयर, यानी कि मैंने वो किताबें पढ़ ली और जो मैंने किसमें, मेले में खरीदी थी। तो अलग अलग दो सेंटेंस हैं, उनका कनेक्शन बीच में किससे आ रहा है, दैट से आ रहा है। इस वजह से आपके दोनों ही केस कंप्लीट होते हैं। पहला कि वो सब्जेक्ट यानी कि नाउन से रिलेशन बताएगा और सेकंड आपका दो अलग स्टेटमेंट को आपस में जोड़ेगा। तो इस वजह से दैट क्या है, यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है। यहाँ पे विशेष पे एक लाइन लिखी हुई है, उसको पढ़ लीजिएगा। हुज, होम एंड तथा व्हाट का प्रयोग भी, यानी कि इन तीनों क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग भी रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में होता है। और अगर यही क्वेश्चन वर्ड, ये क्वेश्चन वर्ड्स हैं, यही क्वेश्चन वर्ड अगर वाक्य के शुरुआत में आ जाएं, वाक्य के शुरुआत में आ जाए, सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ जाए, तो वो आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बन जाएगा। वहाँ पे क्वेश्चन वर्ड के साथ आपका क्वेश्चन मार्क भी दिया रहेगा, जो कि आपका 6 केस में है। इसको समझते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ठीक। व्हेन प्रोनाउन आर यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चन दे आर सेड टू बी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। जब भी किसी प्रोनाउन यानी कि किसी भी सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने में होता है, तब उनको हम लोग क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जब प्रोनाउन का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है तो उन्हें इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हु आर यू, है ना, कि तुम कौन हो। होम डिड यू सी, विच इज़ योर हाउस, यानी कि तुम्हारा घर कौन सा है। व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो। यहाँ पे जो जितने भी क्वेश्चन वर्ड हैं, ठीक, इनसे प्रश्न पूछने का कार्य किया जा रहा है। तो ये जितने भी क्वेश्चन वर्ड हैं वो क्या हो गए, इंट्रोगेटिव। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर यही क्वेश्चन वर्ड दो वाक्य को आपस में जोड़ रहे हो, जैसे कि हम लोगों ने रिलेटिव में पढ़ा था, तो वो हो जाएंगे रिलेटिव प्रोनाउन। बट अगर यही वाक्य की शुरुआत में आए हों और लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिखे आपको, तो ये क्या हो जाएंगे आपके, ये हो जाएंगे आपके इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। आपको इस पूरे प्रोनाउन चैप्टर में केवल दो प्रोनाउंस के बारे में डिफरेंस याद रखना है। पहला रिलेटिव और इंट्रोगेटिव में, रिलेटिव में अभी हमने आपको बता दिया, सेंटेंस के बीच में आएगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं रहेगा, भले वो आपको कोई भी क्वेश्चन वर्ड हो, जैसे कि हुज, हुम, व्हाट, ठीक। और यहाँ पे देखिए व्हाट एक परफेक्ट एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे विच का प्रयोग हो रहा है, हु का प्रयोग हो रहा है, ठीक है, एग्जाम्पल 1 में, एग्जाम्पल 2 में। और यहाँ पे सेम विच का प्रयोग और हु का प्रयोग हो रहा है एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 3 में। बट हु और विच पहले आ रहे हैं, इस वजह से ये इंट्रोगेटिव हुआ। और यहाँ पे दो के बीच में आ रहे हैं, दोनों दो सेंटेंस के बीच में आ रहे हैं और दोनों में कनेक्शन बना रहे हैं, इस वजह से यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन हुआ। उस सेम इसी तरह अगर हम लोग बात करें आपके रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक प्रोनाउन के बारे में, तो रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक प्रोनाउन में क्या हो रहा है, अगर कोई भी कार्य किया जा रहा है और उसका प्रभाव सीधे सब्जेक्ट पे पड़ता है, यानी कि कर्ता पे पड़ता है, और उसके लिए जो ऑब्जेक्ट
जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है, और ऑब्जेक्ट के लिए जिस प्रोनाउन का इस्तेमाल किया जाता है वो क्या होता है, वो होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और अगर हम लोग बात करते हैं इम्फेक्टिव प्रोनाउन की, इम्फेक्टिव प्रोनाउन में जो बल देने का कार्य होता है, यानी कि अगर कर्ता अपने आप पे बल देता है कि मैं इस कार्य को खुद से स्वयंता कर लूँगा, या मैं इस कार्य को खुद ही कर लूँगा, ठीक है, तो वो खुद पे बल दे रहा है ना कि मैं खुद कर लूँगा, तो यहाँ पे इम्फेक्टिव प्रोनाउन आएगा। दोनों के एग्जाम्पल सेम है, इस वजह से आपको कन्फ्यूज़न होगी थोड़ी सी। अगर आपको कभी भी अभी भी कोई भी कन्फ्यूज़न है इन दोनों में या आखिरी के दोनों में, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।